मैंने कहा अल्लाह, अमेरिका, आर्मी, आसिफ। जबरदस्त। तो कहने लगी आई डाउट द फोर्थ वन। बेचारी ने कह रहे चौथे पे मुझे एतबार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा है कि जिसका अहद लाज़वाल अभी जारी है। सियासत, फ़िल्म और टीवी में बैक वक्त किरदार अदा करने वाली शख्सियत, बेमिसाल शख्सियत के मालिक। अगर मैं ये कहूँ कि जो ब्लैक एंड वाइट दौर था, उस ब्लैक एंड वाइट दौर से लेके कलर दौर तक जो खिदमात आपने अंजाम दी हैं, अभी तक कोई ऐसा अदाकार हमारी नज़रों से नहीं गुजर सका। हाँ, बेशुमार शोबिस के चमकते दमकते सितारे स्क्रीन पर आप देखते हैं, पर जिस शख्सियत की मुलाकात मैं आज आपसे करवाने जा रहा हूँ, ये हमारे लिए टीम कोशिश के लिए भी एजाज़ की बात है कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया। इससे पहले कि मैं कोई बहुत लंबा तारुफ पेश करूं, शमा ड्रामे के अहम किरदार या शमा ड्रामे का एक बहुत अहम और बहुत ही मशहूर डायलॉग कि नाना की जान कमरू, मोहतरम जनाब अनवर इकबाल साहब की आज जो है वो दौलत कदा पे हम हाजिर हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरी जानिब से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि बेशुमार आपने ड्रामे किए, फिल्म की, मैं जो मेरी मालूमात है कि बलोच फिल्म के आप पहले हीरो हैं। कहाँ से कैरियर का आगाज़ किया था? कैरियर का आगाज़ तो यूँ समझे कि 70 में हो गया था। 70 में हो गया था। 70 से मुझे ऑफर्स आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, ये आपकी क्या कॉलेज लाइफ थी या? कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी। ठीक है। कॉलेज मतलब सेंट पैट से मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं कराची यूनिवर्सिटी में ठीक है था। तो 70s में, अवाइल 70s में, उस वक्त से ही मुझे ऑफर्स थी बहुत ज़्यादा फिल्मों की, ड्रामों की तो खैर बेपनाह थी, मगर वो थी 74 के बाद। ठीक। तो कोई दिन ऐसा नहीं था जब टीवी के प्रोड्यूसर आके मुझे ना मिलते हो, जिद करते हो कि जी आप हमारे ड्रामा में काम कीजिए। तो 75 के एंड में बजिया वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया। तो फातिमा सुरैया बजिया, जो मेरी माँ भी हैं, मेरी बहन भी हैं, मेरी सहेली भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं, सभी कुछ हैं। और मैं भी उनका बहुत चाहिए था, बहुत, जितनी मोहब्बत शायद बजिया मुझसे करती थी इतनी शायद किसी और से नहीं। ज़बरदस्त। तो कहती थी अक्सर कि बेटा मुझे तो लगता है तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है। ज़बरदस्त। मैं तो माँ कहता हूँ आपको। तो सर एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि आज भी परवरदिगार ने आपके अंदर जो है वो एक ज़बरदस्त हीरो मौजूद है, तो क्यों फिल्में नहीं करते आप? मैं फिल्में करूँगा, लेकिन अच्छा। बदकिस्मती से अभी तक फिल्म बनाने वाले फिल्म को फिल्म समझ के नहीं बना रहे। अच्छा, आप क्या देखते हैं? मैं देखता हूँ कि फिल्म को देखें ना, फिल्म का तकाजा बिल्कुल अलग है। टेलीविज़न ड्रामे का तकाजा है ही नहीं। टेलीविज़न ड्रामा आप देखते हुए खाना भी खा रहे होते हैं, टाई भी बांध रहे होते हैं, टेलीफोन भी सुन रहे होते हैं, आपकी तवज्जो ज़िंदगी चला रहे हैं। आपकी तवज्जो जो है वो डायरेक्टली बटी हुई है और आपको एग्जैक्टली कैमरे उसके टीवी की स्क्रीन पर नहीं देखना होता। ठीक। थोड़ी देर देख लेते हैं, फिर आपकी निगाह इधर उधर होती है। लेकिन फिल्म का तकाजा दूसरा है। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप टिकट ख़रीदते हैं, लाइन में लगते हैं, बस में, रिक्शा में, टैक्सी में, साइकिल पे, पैदल, कैसे भी करके आप सिनेमा हाउस पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसे एक तरद्दुद है ना, एक फिटीक है जो आप उठा करके सिनेमा। अब आप 3 घंटे के लिए मुक़य्यद हैं सिनेमा हॉल के अंदर। बिल्कुल। उस 3 घंटे में आपकी एसोसिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के साथ है। बिल्कुल। आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर नज़र आता है आप उसको रियल समझते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आप सोचें कि वो तासुर पैदा करने के लिए अगर आप फिल्म टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? फिल्म में 3 घंटे में आप 50 एपिसोड के ड्रामे को समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? जबकि किसी भी चीज़ अगर मोहम्मद बिन कासिम पे आप ड्रामा करेंगे तो टीवी पे आप करेंगे तो आपको 50 एपिसोड लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और हुए भी। लेकिन अगर आप ये फिल्म बनाएंगे मोहम्मद बिन कासिम तो 3 घंटे में आप सब क्लोज करें। तो फिल्म का मीडियम और है, फिल्म का मिजाज और है, फिल्म के तकाज़ों का सिलसिला जो है अलग है। तो जिस दिन भी फिल्म को फिल्म समझ के बनाएंगे, मैं पहला आदमी हूँगा कि मैं इनके साथ काम करूँगा। ज़बरदस्त। जिस दिन फिल्म को फिल्म देख के बनाया जाएगा उस दिन मैं पहला आदमी हूँगा कि जो फिल्म को ज्वाइन करूँ। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आप अपनी पहली बलोची फिल्म के हीरो हैं, थोड़ी सी उसकी तफसील बताइएगा। उस फिल्म का मैं सिर्फ हीरो नहीं हूँ, मैं उसका कॉन्सेप्ट राइटर भी हूँ, मैं उसका स्क्रीन प्ले राइटर भी हूँ। ज़बरदस्त। और मैं उसका प्रोड्यूसर भी हूँ। ठीक। फाइनेंसर नहीं हूँ, फाइनेंसर कोई और था। अच्छा, फाइनेंसर। प्रोड्यूसर मैं था, क्योंकि मेरी नॉलेज है कि प्रोड्यूसर इज़ द पर्सन हु अरेंज ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना? प्रोड्यूसर का मतलब पैसा लगाना। हमारे बदकिस्मती से हर चीज़ अरेंज करना। लोग समझते हैं जो पैसा लगा रहा है वो प्रोड्यूसर, जबकि पैसा लगाने वाले को फाइनेंसर कहते हैं। ठीक।
वो बैंक भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, कंपनियां भी हो सकती हैं, तरह तरह। तो मैं अपनी फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, चीज़ों को मैंने मैनेज किया था, अरेंज किया था। मैंने इस तरह किया था कि मैंने डायलॉग लिखवाए थे उस वक्त के सबसे बड़े राइटर सैयद ज़हूर शाह हाशमी साहब से। सैयद ज़हूर शाह हाशमी बलूची दुनिया के शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर से भी ऊपर हैं वो मेरे हिसाब से। शेक्सपियर भी उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, इतने बड़े राइटर हैं। मैंने उस ज़माने में अता शाद साहब को इंगेज किया, जो हमारे बलूची दुनिया के बहुत बड़े शायर, जो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, बहुत बड़े शायर। उनका शेर है उर्दू का, बलूची में तो खैर बहुत लिखा, उर्दू में भी लिखा। एक शेर उनका है, वही एक दुनिया में जो मेरा शनासा है, अता शाद का शेर है ये, वही एक दुनिया में जो मेरा शनासा है, जिसे लोग शाद कहते हैं और जो मलूल रहता है। अरे सर मुझे ये बताएं, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट आपके जहन में कहाँ से आया? इस तरह आया मेरे भाई कि मैंने एक बचपन में किताब पढ़ी थी बलूचिस्तान की वादियों में, वो अब्दुर्रहीम साबिर साहब की लिखी हुई है, गाजी अब्दुर्रहीम साबिर, जो मेरे टीचर भी थे, मुझे उन्होंने पढ़ाया भी है। तो साबिर साहब ने बलूचिस्तान की रोमानवी दास्तानों को उसमें समोया है। ठीक है। किया सदो, लल्ला गिरानास, आनियो शह मुरीद, वीवर गुगरानास, ये सारी स्टोरी, उनमें एक कहानी हम्मल मागंज भी है। हम्मल मागंज को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि बाकी जितनी कहानियाँ थी वो सिर्फ रोमांस पे थी। हम्मल मागंज की कहानी धरती पर है, ज़मीन पर है, ज़मीन से मोहब्बत पर है, पेट्रोटिज़म पर है। क्योंकि पोर्चुगीज़ी जब कब्ज़ा करना चाह रहे थे हमारे गर्म पानियों पर, तो उस ज़माने में जीएन एक सरदार होते थे कलमत के, उनका बेटा था हम्मल, वो भी बाप के मरने के बाद वो सरदार। इन दोनों ने रेजिस्टेंस की थी और पुर्तगीज़ियों को अपनी ज़मीन लेने नहीं दी थी। ये रेजिस्टेंस जहांगीर का ज़माना था, जहांगीर की हुकूमत थी दिल्ली में। ये रेजिस्टेंस अगर जहांगीर करता तो बलूचिस्तान का नक्शा या इंडिया का नक्शा कुछ और होता और अंग्रेज़ शायद ना आता इस मुल्क में। उसने रेजिस्टेंस नहीं की, उसने आने दिया, पुर्तगीज़ियों को अपने दरबार में इजाज़त दी, उन्हें ट्रेड करने की इजाज़त। ये उस वक्त से चालू है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी उस वक्त से कायम है। नाम उसका बाद में दिया गया, सिराजुद्दौला को मारने के बाद, सिराजुद्दौला को टीपू सुल्तान को मारने के बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया और हिंदुस्तान पे 200 साल हुकूमत की। 200 साल के बाद हमने फिर आज़ादी की जंग लड़ी और उससे आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन जो ओरिजिनल थिंकर था इसका, वो जीएन था और हम्मल थे। अरे सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इतने बड़े कॉस्ट पे आपने फिल्म बनाई, बलोच कौम की नुमाइंदगी की, पर फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी, क्या वजूहत थी? इसकी पहली वजह है साजिश, और दूसरी वजह है नासमझी। सर पहले तो मैं चाहूँगा कि आप साजिश से पर्दा उठाएं। साजिश से यूँ पर्दा मैं उठाऊंगा कि चूँकि मेरे वालिद साहब बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, कराची के सदर थे, अयूब खान के राइट हैंड थे, और मैंने वो फिल्म बनाई थी और मैं उसका हीरो भी था। तो लियारी की जो सीट है वो हमेशा पीपल्स पार्टी की होती है, होती थी, अब भी शायद है, अब नहीं है शायद, अब शायद नहीं, अब वो तहरीक ले गई। जी हाँ, शकूर शाद आ गया। तो हमारे यहाँ लियारी पे हमेशा हारूनों ने हुकूमत की, भुट्टोज़ ने हुकूमत की, किसी बलोच को आज तक लियारी में हुकूमत करने का मौका नहीं मिला। ये शकूर पहला बलोच है। तो मेरे वालिद साहब उस नेच के पॉलिटिशियन नहीं थे, वो वर्कर पॉलिटिशियन थे, सोशल पॉलिटिशियन थे। उनको इक़्तिदार का ये सब चीज़ों की वो नहीं बने, उनको गवर्नर बनाना चाहिए, अयूब खान ने वो नहीं बने। कई बार उनको बड़ी बड़ी पोस्टें ऑफर, वो इस तरह के, मैं भी इसी नेचर का आदमी। मेरा तो खैर पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो मुखालफिन ने ये सोचा कि ये लड़का अगर आ गया पॉलिटिक्स में, पॉपुलर तो हो जाएगा, फिल्म भी अच्छी बनाई है इसने, तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। अगर पॉलिटिक्स में चला, सीट तो हमारी चली जाएगी। तो उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए इनके अंदर गलतफहमी फैलाई, और इन्होंने नासमझी में, ये जो हमारे बलोच हैं लियारी के, इन्होंने नासमझी में बग़ैर सोचे समझे एक शोर मचा दिया कि बलोची फिल्म चलेगा, सिनेमा जलेगा। दीवारों पे लिख के लगा दिया। और इनके कांधे थे, बंदूकें किसी और के हाथ में थी, डोरी इनकी कहीं और से चलाई जाती, कांधे इनके यूज़ हुए हैं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने मेरी फिल्म की मुखालफत। मुझे उस बलोच मेजॉरिटी से शिकायत है जिसको फिल्म पसंद थी, जो फिल्म देखना चाहता था, उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। भुट्टो साहब एक वाहिद आदमी है जिन्होंने कहा, ये मुखालफिन भुट्टो साहब के पास भी गए, ठीक है, इस पिक्चर को बैंड करवा दे। उससे कैसे बैंड करे भाई? पाकिस्तान में हर ज़बान में फ़िल्म बनाने की इजाज़त है। जब मेमनी में फ़िल्म बन सकती है तो गुजराती में बन सकती है, बलोच में क्यों नहीं बन सकती?
फिर ये कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी नहीं मिला इनको, ठीक तो फिर ये पिक्चर मजबूर हो गए। तो फिर भुट्टो साहब ने कहा मैं अनवर मेरा बच्चा है, ठीक मैं उसे कहूँगा वो पिक्चर को सेंसर करे, ठीक सेंसर ने अगर फेल कर दिया तो पिक्चर रिलीज नहीं होगी, सेंसर ने अगर पास कर दिया तो तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये कि इस फिल्म में चले जो बेवकूफ़ी हो गई सो हो गई, कास्ट क्या थी, कौन कौन लोग थे आपके साथ? लोग थे इसमें, साकी साहब थे। साकी साहब हमारे मुल्क के वो मायानाज एक्टर है जिन्होंने हर ज़बान में काम किया और ख़ुद भी बहुत सारी ज़बानें बोलते थे, 16-17 ज़बानें बोलते थे वो। साकी साहब ने मुझे टेलीग्राम, उस ज़माने टेलीग्राम का रिवाज था, उन्होंने मुझे टेलीग्राम भेजा पिक्चर की ओपनिंग जब मैंने अनाउंस कर दी तो उनका टेलीग्राम आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन लॉन्चिंग द फर्स्ट बलोची फिल्म। तो मैंने जवाब टेलीग्राम से दिया कि खाली टेलीग्राम से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें काम भी करना है। उनका बसर व चश्म मैं आ रहा हूँ, आ गए और उन्होंने उस फिल्म में काम किया। उस फिल्म में उस ज़माने के दो बड़े एक्टर थे, महमूद लासी, शकील लासी, उन्होंने काम किया। AR बलोच साहब ने काम किया, नूर मोहम्मद लाशारी साहब मेरे मामू, उन्होंने काम किया। और हीरोइन उसकी वो थी, पख्तून थी, पठान थी या फारसी थी, कोयटा की थी। और उससे पहले उसने एक आध फिल्म की थी रंगीला के साथ, वो उसकी हीरोइन थी। साइड हीरोइन भी यहीं की थी, कराची की थी, अनीता गुल। साइड हीरो उसके आपकी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, नादिर शाह आदिल, अच्छा ठीक, जो ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस के, बिल्कुल ऐसे। वो फिल्म के साइड हीरो थे। AR बलोच साहब थे और बहुत सी बड़ी कास्ट थी, बड़ी खूबसूरत। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो मेरी मालूमात है आपके बारे में कि आप पीपल्स पार्टी के 5वें मेंबर हैं। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आपको अपना टाइगर भी बुलाया करते थे, पर मेरी मालूमात ये भी है कि आप MQM का भी बड़ा MQM तो बहुत बात की कहानी, बहुत बात की कहानी है, मगर पीपल्स पार्टी से MQM तक का सफ़र थोड़ा सा ये बता। मैं यही बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के लिए मैंने काम किया, ठीक है। मैंने अपनी जान तक लड़ा दी थी, क्योंकि मैं 17 साल का लड़का था और मेरे सिर्फ 2 हीरो थे उस ज़माने, एक था ची गवेरा क्यूबा का और एक थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ज़बरदस्त, ये हमारे हीरो थे। हमारे हम जो कैप पहनते थे उसमें ची गवेरा की तस्वीर होती थी, ये भुट्टो साहब की तस्वीर होती थी। सुर्खे थे गोया हम। और दीवानगी की हद तक मैं सिर्फ भुट्टो के लिए, पॉलिटिक्स से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा, सिर्फ फर्दे वाहिद भुट्टो साहब, भुट्टो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो काम भी उन्होंने बहुत किया, आइन दिया हमारे मुल्क को यार, सबसे बड़ी तो बड़ा काम। कुछ बेवकूफ़ाना फैसले उन्होंने किए जिसकी हमें बहुत ज़्यादा हमें भुगतना ही पड़ा। भाई यही है कि गलती इंसान से वो होता है, हर इंसान से होता है और लीडर से तो ज़्यादा होता है। तो मैं भुट्टो साहब की मोहब्बत में भुट्टो साहब के साथ था। नुसरत भुट्टो ने मुझे बेटा अपना बाकायदा अडॉप्ट किया है, डिक्लेयर, उनकी राइटिंग मौजूद है, अनवर इकबाल इज़ माई सन। तो भुट्टो साहब भी मुझे बच्चों की तरह प्यार करते थे और मुझे नामुमकिनात जो काम होते थे, उनके जो मुश्किल तरीन काम होते थे, वो मुझसे ले लेते थे, मैं कर गुजरता था, क्योंकि हमें कोई डर था नहीं, ना गिरफ्तार होने से डरते थे, ना फांसी पाने से डरते थे, ना किसी और चीज़ का डर था। जिए भुट्टो, जो भुट्टो ने कह दिया कर दिया। तो भुट्टो साहब ने हमारा नाम टाइगर रखा था प्यार से, बेपनाह मोहब्बत। तो लेकिन जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आ गए तो कौन भुट्टो, कौन पीपल्स पार्टी, अनवर इकबाल ने कभी पलट के नहीं देखा, क्योंकि कोई हवस नहीं, कोई लालच नहीं, जाती मफाद कोई था, जाती मफाद तो था नहीं। हम तो भुट्टो के लिए कर रहे थे, भुट्टो को मंजिल पे पहुंचा दिया, बात खत्म। ठीक है। सिर्फ ये रसूल बख्श खान तालपुर, चूँकि मेरे चचा होते थे, मेरे वालिद साहब के गहरे दोस्त थे और मेरे सिंधी के उस्ताद, सिंधी मैंने उन्हीं से सीखी, ठीक, वो गवर्नर थे और वो मुझे बुलाते रहते थे गवर्नर हाउस में। ठीक है। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन गवर्नर हाउस में मेहमान होता था, किसी ने, कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई और चक्कर है, कोई बाहर का डेलीगेशन आ रहा है, उससे मिला। मीर साहब भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते, तो मीर साहब से मेरी मेल मुलाकात रहती, तो नुसरत भुट्टो से रहती थी और किसी से मेरी मुलाकात, शाहनवाज उससे, मुर्तज़ा से कभी कभार मिल लेता था, बेनज़ीर से मेरी मुलाकातें नहीं होती थी। बेनज़ीर जब आते थे और हम क्रिकेट खेल रहे होते थे 70 क्लिफ्टन में, मैं और मुर्तज़ा और शाहनवाज, तो जब बेनज़ीर आती थी तो मुर्तज़ा डांट के भगा देते थे अंदर, वाई यू हैव कम हियर, यू आर अ गर्ल, गो इनसाइड, वी बॉयज़ आर प्लेइंग हियर, और हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और बेनज़ीर मुझे अजीब सी लगती थी, लुजी सी मुझे अजीब सी लगती थी मुझे बचपन में। पिंकी पिंकी कहते थे भुट्टो साहब उसको, मैं भी पिंकी कहता था, लेकिन मेरी दोस्त है, बड़ी अच्छी, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस पे आला मुकाम दे, बड़ी ग्रेट औरत थी। तो जब भुट्टो साहब का वो हुआ, फांसी जब हुई, तो मैं अकेला आदमी था जो सड़क पे निकला था। इतने लोग भुट्टो साहब के चाहने वाले, और था कि जी भुट्टो को फांसी हो ही नहीं सकती, सारी कौम बाहर आ जाए, लेकिन ज़िया-उल-हक ने ऐसा सिस्टम कर रखा था किसी में जरूरत ही नहीं थी बाहर नहीं। और मैं नूर बाफ, पाकिस्तान की पहली फिल्म टेलीविज़न की, नूर बाफ, जिसे अशफाक साहब ने लिखा और मोहम्मद निसार हुसैन MNH ने प्रोड्यूस किया, उसको मैं करने जा रहा था इस्लामाबाद, शूटिंग के लिए जा रहा था। मैं जिस दिन निकल रहा था उसी रात को भुट्टो साहब,
तो लीडर पे होता है सारा दारो मदार। वही हुआ, भुट्टो साहब के बाद पीपल्स पार्टी नहीं रही। बेनज़ीर संभाल लेती, लेकिन बेनज़ीर को जिला वतन कर दिया गया। ठीक है। बेनज़ीर 11 साल 10 साल जिला वतन रही। बिल्कुल ऐसे। बेनज़ीर आई, अवाम ने बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, अवाम ने भुट्टो वाला मकाम दिया उनको, लेकिन थी तो वो औरत ना, लेकिन उसने हिमाकत कर दी कि जरदारी से शादी कर ली। जब उसने ये शादी की तो मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। मैंने कहा यार इसने क्या ये हिमाकत की। मैंने कहा भी उसको, मेरे साथ बड़ी फ्रैंक थी। तो मैंने कहा ये आपने क्या किया, कोई और आदमी आपको नहीं मिला? मम्मी से मैंने कहा पहले, मैं मम्मी से फ़ारसी में बात करता था, मैं और नुसरत भुट्टो साहब आपस में फ़ारसी बोलते थे। वो ईरानियन थी, मेरी भी ननियाल ईरान की है। तो मैंने कहा मदर शुआची करदा नहीं रहा चरा दादा नहीं खर रहा। तो कह ले माँ न दादा मैं खुद कर बेवकूफ़ी, दोस्त तू बेवकूफ़ी करदा कि तुम्हारे दोस्त खुद बेवकूफ़ी की, हमने नहीं दिया, हमने और 4-5 लड़के अच्छे रखे हुए थे इसके लिए, ये इसकी अपनी हिमाकत है। तो मैंने कहा तुमने क्यों किया? कह ले बस मैं धोखे में आ गई, मैं समझी लल्लू आदमी है, शरीफ रहेगा, सीधा रहेगा, मेरे ताबे रहेगा। वो तो साला आती ही मुझ पर दांत निकाल लिए उसने। जब इक़्तिदार का आखिरी दौर था, बेनज़ीर ने मुझे खाने पे बुलाया इस्लामाबाद, आखिरी दौर, सेकंड टेन्योर का के आखिरी 10-15 दिन थे ये। मुझे बुलाया, मैं कई बार गया हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस मिलने के लिए, मैं चला गया। अब खाने की टेबल पे सिर्फ नुसरत भुट्टो साहिबा हैं, बेनज़ीर और मैं हूँ। बेनज़ीर हेड ऑफ़ द टेबल पे बैठी है, नुसरत भुट्टो मैं आमने सामने बैठे हैं, और एक बच्चा पता नहीं बख्तावर थी या बिलावल था, वो फ़िलिपीन की एक थी इनकी बेबी सिटर, वो उसको बच्चे को पिला रही थी दूध। ठीक है। और हम 3 आदमी खाना खा रहे। खाना बहुत ही लजीज था, और मैं अच्छे खाने का शौकीन हूँ, तो मैं डट के खाना खा रहा था, खाने में इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह। तो मम्मी ने कहा कि तुम खाने में इतने इन्वॉल्व हो कि तुम देख ही नहीं रहे तुम्हारे दोस्त का चेहरा, इसको मुझे वो कहती थी इंचांटर, जादूगर, इंचांटर, तुम इस पर कोई जादू वादू करो, इसको ज़रा हंसाओ, तुम क्या कर रहे हो? तो फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो वाकई बेचारी बड़ी अफसरदा सी बैठी हुई थी। तो मैंने उसके मुंह के आगे हाथ ऐसे इसके, मैंने कहा हे पिंकी लुक एट हियर। उसने देखा मेरी हाथ की तरफ, मैंने कहा नथिंग इज़ गोइंग टू हार्म यू, बड़े तारीखी लफ्ज़ हैं ये, हम लोग अंग्रेज़ी बोलते थे मैं और बेनू। मैंने कहा नथिंग इज़ गोइंग टू हार्म यू अनटिल एंड अनलेस यू हैव द 4 A's इन योर हैंड, 4 इक्के। तो हंस पड़ी। तो नुसरत भुट्टो ने कहा तुम गधी की तरह हंस तो दी, तुम पूछो व्हाट डज ही रेफर विद द 4 A's, 4 A's इसकी मुराद क्या है? कहले हाँ अनवर टेल मी व्हाट डू यू रेफर विद द 4 A's। मैंने कहा अल्लाह, अमेरिका, आर्मी, आसिफ। जबरदस्त। तो कहने लगी आई डाउट द 4th वन। बेचारी ने कह रहे 4थे में मुझे एतबार नहीं। तो वही हुआ, 4थे नहीं मरवा दिया। वो जब वो मर गई और ये हजरत इक़्तिदार में आ गए मच्छंदर, तो फिर तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई ना। अब मैं अब आसिफ अली जरदारी को तो नहीं कह सकता चेयरमैन साहब या बिलावल को, तो जाहिर है मैं कैसे फिर एक्टिव होता। मैंने पीपल्स पार्टी को रिज़ाइन नहीं किया, मैंने 5वां रुकन हूँ मैं पीपल्स पार्टी। जब भी पीपल्स पार्टी को मेरे खून की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं जाऊँगा पीपल्स पार्टी के लिए खून दूँगा, लेकिन बशर्ते कि पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, जो गरीबों की थी, जो अवाम, इन्होंने क्या हाल कर रखा है सिंध का और ख़ास तौर पर कराची का। 12-15 साल इनकी हुकूमत रही है पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इनसे इसमें कमबख्तों ने किया क्या, मुझे बताइए। 1 मिनट का काम बता दें जो उन्होंने पाकिस्तान कराची के लिए अच्छा बर्बाद कर दिया। तो MQM मैंने यूँ ज्वाइन किया कि अल्ताफ़ भाई ने मुझसे कहा कि हमें फेस लिफ्टिंग की ज़रूरत है, ठीक, हम चाहते हैं हमारी पार्टी का एक अच्छा इमेज चाहिए हमको। तो आप आर्टिस्ट हैं, आप जब बोलेंगे, आप जब बात करेंगे तो हमारी पार्टी का अच्छा इमेज बनेगा। तो हम बलोचों ने तो आज तक किसी को मायूस किया नहीं। मैंने कहा ठीक है अल्ताफ़ भाई मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोले। मैंने कहा मैं कोई आपका पोस्ट नहीं लूँगा, ना मुझे MNA बनाएंगे, ना MPA बनाएंगे, ना सेनेटर बनाएंगे, मैं वर्कर की हैसियत से रहूँगा, मैं वर्कर की हैसियत से काम करूँगा, और मुझे अपने फ़नकार भाइयों के लिए काम करना है, बलूचिस्तान के आवाम के लिए। मैं चाहता हूँ MQM बलूचिस्तान में भी कामयाब हो। मेरी माएँ बहनें 4-4 कोस दूर जाके मटका पानी लेके आती हैं बेचारी। मैं चाहता हूँ कि घरों में पानी पहुँचे, और ये पानी आप पहुँचाएँ, आप काम करें, आपके वहाँ दफ्तर हों, आपके झंडे वहाँ लगे हों, लेकिन ये झंडे 2 आदमी दफ्तर खोल के 2 कुर्सियाँ लगा के न लगाएं, ये झंडे पहले वहाँ के आवाम के दिलों में लगें। ज़बरदस्त। आवाम के लोगों के दिलों में MQM और अल्ताफ़ की जगह बन जाए, फिर ये झंडे बढ़ने लगे वहाँ पर जाकर। ये मैं इस ख्याल से मैंने कहा मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैंने ज्वाइन किया था और मैंने काम किया, बहुत काम किया।
अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सबसे पहला आपको जो सदारती अवार्ड था वो कौन सा और कब मिला? सन 2012 में में इशरत साहब गवर्नर थे यहाँ के, इशरत लिबाद साहब हमारे प्यारे भाई हैं, दोस्त तो खैर हैं, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त से कहीं ज़्यादा वो मेरे सगे भाइयों की तरह है। ठीक। मैं उन्हें बड़ा भाई समझता हूँ, मुझे बड़ा भाई समझते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया 13 अगस्त को या 12 अगस्त को, मैं किसी फंक्शन में था, तो मैंने फ़ोन अटेंड किया, तो खुद थे। आमतौर पर कोई और होता था, कहते थे गवर्नर साहब बात करेंगे, फिर वो लाइन पे आते, लेकिन उस दिन वो खुद थे। फ़र्क जज्बात में उन्होंने खुद ही डायल कर दिया मेरे मन में। कहना अनवर भाई मुबारक हो। मैंने कहा खैर मुबारक इशरत भाई, क्या हुआ? कहना आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है इस साल, 14 अगस्त के अखबार में अनाउंस हो जाएगा, अगले साल 23 मार्च को आपको अवार्ड देंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। चुनांचे वो 23 मार्च सन 2013 को हमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ठीक। मगर सर अभी आपने जरदारी साहब की थोड़ी सी मुखालफत भी की, और 2013 में तो सदर जो है सदर पाकिस्तान, मैंने कहा था मैं नहीं लूँगा अवार्ड ना। अच्छा ठीक हाँ, है। जब मैंने कहा कौन देगा अवार्ड, के सदर देंगे, तो सदर यही थे उस ज़माने। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए। गवर्नर साहब से मैंने साफ कहा, मैंने कहा मैं इशरत भाई अवार्ड नहीं लूँगा, आसिफ अली जरदारी साहब इसके हाथ से नहीं लूँगा। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। कह रहे नहीं यार अनवर छोड़ो यार, पॉलिटिक्स अपनी जगह, चीज़ें अपनी जगह, तो अवार्ड है तुम्हें तुम्हारे काम पे दिया जा रहा है, सदर पाकिस्तान है, और वो सदर पाकिस्तान है, उसी को देना है। कागज़ तो उसी के नाम का लिखा हुआ है, अप्रिसिएशन लेटर तो उसी का है, बिल्कुल ऐसे उसी की सिग्नेचर है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगा। फिर वो पता नहीं क्या हुआ उस ज़माने, फिर ये ऑर्डर आ गया कि जी सूबाई गवर्नर भी अवार्ड देंगे। ठीक है ठीक है ठीक। तो फिर ये अवार्ड उन्होंने मुझे गवर्नर हाउस में बुला के इशरत अली लिबास साहब ने आपको। अच्छा सर, आपसे मेरा एक और सवाल है, वो ये कि अभी आप मुझे जिस बेड पे नज़र आ रहे हैं ये हॉस्पिटल बेड है, मगर माशाल्लाह चेहरे से आप बिल्कुल फ्रेश मालूम हो रहे हैं। तो क्या वाक़या था, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं। चेहरा तो अल्लाह ने बनाया है, क्या करें। कहते हैं ना गांठ के पूरे चोरों जैसी, ये तो अल्लाह मियाँ ने बना दिया जैसा भी चेहरा बना दिया। तो हुआ ये था कि मैं 31 मार्च को गिर गया था। अच्छा ठीक है। मैं फजर की नमाज़ के लिए उठा, अजान हुई, मैं उठा तो मैं अपने पलंग के पाए से टकरा गया। पलंग के पाए से मैं कई बार टकराया हूँ, लेकिन मैं गिरा कभी। अच्छा सर, हमारी टीम कोशिश की दुआ है कि परवरदिगार जल्द से जल्द आपको जो है वो सेहत कामिल अता फरमाए। मेरी शूटिंग है यार अगले महीने, मुझे जल्दी ठीक, बिल्कुल आप बहुत जल्दी स्क्रीन पे हमें नज़र आएंगे, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपका ताल्लुक तो है एक बलोच घराने से, और मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ठीठ बलोच घराने से, पर आप इतनी क्लास की उर्दू बोल रहे हैं कि मुझे सुनने में मज़ा आ रहा है। ये उर्दू आपने कहाँ से सीखी? ये सारा कमाल उर्दू का है। ये सारा कमाल उर्दू है ही इतनी प्यारी ज़बान, दांतों में जिसकी गुलों की खुशबू आए, ठीक, दांतों में जिसकी गुलों की खुशबू आए, ये बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू है इतनी प्यारी ज़बान, इतनी मीठी ज़बान। फिर मैं नस्लन चूँकि फ़ारसी भी हूँ, मेरी ननियाल का ताल्लुक ईरान से है, तो फ़ारसी और उर्दू में मुमासलत बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फ़ारसी ही से उर्दू वजूद में आई है। तो फ़ारसी का चूँकि आमेज़श है उर्दू में, और बलोची में भी फ़ारसी का आमेज़श है। हमारी और फ़ारसी की गिनती भी एक है। स्कूल के ज़माने में मिस ने पहले दिन जब पर्शियन की क्लास हुई, हमारी 6ठी क्लास में, हमें ऑप्शन था कि अरबिक ले लें या पर्शियन ले लें, तो हमने पर्शियन ले ली। तो मिस ने उस दिन पढ़ाया गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 1 2 3 4 10 तक, और का कल सुना दें सब लोग। दूसरे दिन जो भी आया खड़ा हुआ 3 पे रुक गया, 5 पे रुक गया, 7 पे रुक गया। मैं जो शुरू हुआ तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22। वो परेशान हो गई, कहने तो ये तो हमें पढ़ाने आया है। वो इसलिए कि हमारी और उनकी गिनती एक ही है। क्योंकि मैं एक्टर था, लहजा तो अलग है ना। हम कहते हैं 4, वो कहते हैं 4, हम कहते हैं 5, वो कहते हैं 5। तो इस तरह फ़र्क तो है, लेकिन चूँकि मैं एक्टर था और मुझे पता था फ़ारसी उर्दू फ़ारसी कैसे बोली जाती है, प्रोनाउंस के, तो मैंने फ़ारसी लबो लहजे में गिनती सुना दी उनको। और पर्शियन में मेरे मार्क्स आते थे 98, 99, 97, और 8 तक हमारे पास पर्शियन रही, 6 से लेके 8 तक। तो वो उर्दू जो है ना, वो ही इतनी प्यारी ज़बान। उर्दू मुझे वैसी पसंद थी बहुत। मैं रेडियो भी बहुत सुनता था, रेडियो में उर्दू में ड्रामे आते थे, स्टूडियो नंबर 9, कहकशां और पता नहीं क्या क्या, वो मैं सुनता था। और मैं समझता हूँ कि डायलॉग डिलीवरी जो मेरी है, जुमले बोलने का जो असलूब है, वो रेडियो की मरून मन्नत है। अच्छा, मैंने रेडियो का काम तो बहुत कम किया, आटे में नमक के बराबर, अगर मेरे कैरियर को देखा जाए और
रेडियो के काम को देखा जाए तो रेडियो का काम बहुत कम है, 1% भी नहीं है, लेकिन जो मैं सीखा मैंने रेडियो से सीखा। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपनी यकीनी मसरूफियात के बावजूद और इस अलालत के बावजूद जो है वो हमें वक्त दिया। मैं चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, मैं आपसे इतना माजरत खाऊं। नहीं कोई बात नहीं, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आपसे बैठ के कर ली। ठीक, नहीं कोई मसला नहीं है। हमें अच्छा लगा, आपने वक्त दिया, हमें अच्छा लगा। मैं यहाँ अपने तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सर के लिए भी दुआ करें कि सर की शूटिंग भी है, बहुत जल्द अज जल्द जो है वो सेहतियाब हों। इसके साथ ही अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ सर अनवर इकबाल बलोच साहब के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।